गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसका कैसे कैसे विकास हुआ है और कैसे कैसे उसमें जो चेंजेस समय समय पर होते रहे हैं, जो समय की ज़रूरत है उसके द्वारा उसमें परिवर्तन किए गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें जो एक मील का पत्थर हम कह सकते हैं, या सबसे अधिक जो इसको संरचना प्रदान की है, एक अच्छे ढांचे में डाला है, वो सबसे पहले जो आयोग था वो था एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सबसे पहला आयोग जो है हमारी स्वतंत्रता के बाद जो है राधा कृष्ण आयोग आया, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। और उन्होंने उच्च शिक्षा में बहुत अधिक सुधार करने की कोशिश की और जो भी इसमें कमियां थी उसको एक नए ढांचे में ढालने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राधा कृष्ण कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1948-49। ठीक है, तो मेन मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। उस समय जो ज़रूरत थी हमारे देश को कि हमारा देश जो है वो एक आर्थिक रूप से सशक्त देश बन सके और शिक्षा ऐसी हो जो अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कर सके। तो उस समय जो इसकी आवश्यकता थी वो थी टेक्नोलॉजी एंड स्किल की। तो राधा कृष्ण आयोग ने तकनीकी और स्किल पर जोर दिया, क्योंकि तकनीकी के आधार पर और एक स्किल बेस्ड एजुकेशन के आधार पर ही हम अपने 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 देश को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं और रोजगार पर शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जो रिकमेंड किया कि जो हमारी एजुकेशन है इसको समवर्ती सूची में रखा जाए। संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखा जाए, जिसे आगे चलकर 1976 में 46वें संशोधन में हमारी जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखा गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 12 साल की शिक्षा के बाद ही आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जो हमारी एजुकेशन का जो पुराना ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो क्या था, 10+2+3, मतलब 10 साल की आप हाई स्कूल और 2 साल आप इंटरमीडिएट पास करेंगे। उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या थी, साइंस और टेक्नोलॉजी पे जोर दिया किसने, राधा कृष्ण आयोग ने। स्किल और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए राधा कृष्ण आयोग के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको 3 भागों में बांटा था, साइंस, आर्ट और तकनीकी। साइंस, आर्ट और तकनीकी में 3 भागों में डिवाइड किया राधा कृष्ण आयोग ने एजुकेशन को। और 4 कैटेगरीज ऑफ टीचर्स की बनाई यूनिवर्सिटी में, कौन कौन सी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और ट्रेनर। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का पद है, लेकिन पहले क्या था, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर। सबसे पहले लेक्चरर ही पोस्टिंग होती थी, फिर रीडर, उसके बाद प्रोफेसर। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में बांटा था, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और ट्रेनर। तो 3 चीज़ें इसमें हम लोग को मिली। कौन कौन सी, टेक्नोलॉजी स्किल पे होना चाहिए, शिक्षा समवर्ती सूची में होनी चाहिए, और 3 भागों में एजुकेशन को बांटा, किसमें, साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी। और जो हमारे प्रोफेसर, जो हमारे टीचर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा, कौन कौन से, प्रोफेसर, रीडर, ट्रेनर और लेक्चरर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा राधा कृष्ण आयोग उच्च शिक्षा के विषय में, हायर एजुकेशन में जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। और भी बहुत सारी हैं लेकिन उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे, हम मेन मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब मुदालियर आयोग क्या था, मुदालियर आयोग ने केवल हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही बताया था, हायर एजुकेशन के बारे में इसमें कुछ भी मेंशन ज़्यादा नहीं था। और वैसे ही कोठारी आयोग है, इसमें भी ज़्यादा कुछ हायर एजुकेशन के बारे में नहीं था, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आगे जो इम्पोर्टेंट है इस 1948-49 के आयोग के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1986 की शिक्षा नीति। वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, उन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता, जो हमारी टीचिंग हम जो मटेरियल करा रहे हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित होनी चाहिए और रोजगार परक होनी चाहिए। एजुकेशन के बाद हम कोई ना कोई रोजगार कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, ये रिकमेंडेशंस थी 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया। शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में अध्यापक का योगदान,
टीचिंग और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अध्यापक का योगदान होना चाहिए। शिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम क्रियाएं भी कराई जानी चाहिए। छात्रों और सहकर्मियों के साथ अध्यापक की अंतर जो छात्र हैं और जो सहकर्मी उनके साथ टीचर्स की इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा क्लास में इंटरेक्शन बच्चे के साथ नहीं होगा तो हमारी जो क्लास है वो एक सजीव क्लास नहीं होगी। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारा बच्चों से बातचीत करना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अंतःक्रिया अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा को गतिशील बनाना। गतिशील क्या होता है? गतिशील होता है आगे की ओर बढ़ना और हमेशा बढ़ते रहना, तरक्की की ओर बढ़ना। और किस तरफ बढ़ना? तरक्की की ओर बढ़ना। तो हमारी जो एजुकेशन है वो गतिशील होनी चाहिए। गतिशील का मतलब है कि आज जो चीज़ हमने सीखी है उसके आधार पर हम नई चीज़ को सीखें, वो होता है गतिशील शिक्षा। शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। शिक्षा की जो नियोजन क्या प्लानिंग करना और जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के सहयोग से काम करें, एक दूसरे का सहयोग लें। नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विकसित होना चाहिए। पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए हमें, और ये इसका मेन एम था जो हमारी शिक्षा नीति थी 1986 की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसी का भाग था। भाग का मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन थी, जो इसमें कमियां थी, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उन्होंने आगे लागू किया। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने ये देखा कि हमारे पास टीचर्स बहुत कम हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम किससे रिलेटेड हैं? हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हम टीचर्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान। जो हमारे टीचर्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। और उच्च शिक्षा में प्रवेश, क्षमता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता। जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें हम किस आधार पे प्रवेश करा रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसको निश्चित करना। और समानता, जैसा कि हमने 1986 की शिक्षा नीति में देखा कि सभी जगह समान शिक्षा होनी चाहिए। समान का मतलब है जो एक जगह पे नियम लागू पूरे देश में वही नियम लागू होना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन हमें देनी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमें रोजगार प्रदान कर सके, ठीक है। उसके बाद है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का मतलब है अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा होनी चाहिए। और प्रासंगिकता, रेलेवेंट हो। मान लीजिए हमारे देश में किसी और चीज़ की जरूरत है, हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, साहित्यकार बनते जा रहे हैं, उस चीज़ का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो एजुकेशन हमारे लिए सही नहीं जो हमें रोजगार प्रदान ना करे। क्योंकि एजुकेशन का एम क्या होता है? हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास कब हो सकता है? जब हमारे व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास होगा, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमारा एजुकेशन डेवलपमेंट भी होगा, हम अच्छी नौकरी भी करेंगे, हमारे तो नैतिक गुण भी होंगे, ठीक है। तो जब हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा तो बाकी सारे विकास तो मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाएंगे। तो एजुकेशन ऐसी हो जो रेलेवेंट हो, हमारे उससे रिलेटेड हो, जो हमारे देश में चल रहा है उससे संबंधित शिक्षा हमें दी जानी चाहिए। ये है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात 1986 शिक्षा नीति में भी की गई है, और आपका 1948 संचार राधाकृष्ण आयोग के द्वारा भी की गई है। तो शिक्षा में क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी ग्रांट मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है एनसीटीई, एससीईआरटी और नैक और नवोदय विद्यालय, इन चारों को जो है 1986 ने पहले तो ये कहा था कि एनसीटीई को रेगुलेटरी बॉडी, स्टेचुरी बॉडी बनाया जाए, मतलब सांविधिक निकाय बनाया जाए। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने ये भी कहा कि एससीईआरटी की स्थापना की जाए, स्टेट काउंसिल रिसर्च ट्रेनिंग की स्थापना की जाए, ठीक है, और नैक की स्थापना भी की जाए। और नवोदय विद्यालय की स्थापना में प्रोग्राम ऑफ एक्शन की अहम भूमिका है। तो ये है हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसने जो हमारी उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ सुधार करने की सिफारिशें दी थी और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। एनसीटी को रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया 1993 के अधिनियम के द्वारा, 1995 में बनाया गया। और एससीईआरटी की स्थापना पूरे देश में अलग अलग ईयर्स में हुई थी, जैसे कि यूपी में 1988-89 में यहाँ पे एससीईआरटी की स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। तो ऐसे ही पूरे देश में धीरे धीरे जो है एससीईआरटी की स्थापना होने लगी थी। रिकमेंडेशन किसकी थी? 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है राम मूर्ति समिति 1990। जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जो राम मूर्ति समिति 1990 है
उसने किस पे फोकस किया था, उसने जो कमियां रह गई थी 1986 में, या कमियां ना कहें, उसको रिव्यू करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हुआ है, किन किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए राम समिति 1990 का गठन किया गया था। इसमें क्या था, यूजीसी का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इन्होंने कहा कि यूजीसी जो सेंट्रलाइज है उसको विकेंद्रीकरण करके कई केंद्रों में स्थापित करना चाहिए, ताकि निगरानी अच्छे तरीके से और फंडिंग अच्छे तरीके से की जा सके, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो पहली बात क्या है, यूजीसी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरा क्या, राज्य को शिक्षा को उसकी जरूरतों के अनुसार ढालने का अधिकार। राज्य को उच्च शिक्षा की उसकी जरूरतों के अनुसार, जब समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उच्च शिक्षा को अपने तरीके से चला सके, अपने करिकुलम अपने हिसाब से उसको सेट कर सके। ठीक है, तो ये अधिकार होना चाहिए। किसने कहा, राममोहन समिति 1990 ने ये बात कही। उसके बाद है विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर कक्षाओं और शोध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम विश्वविद्यालय शिक्षा पर फोकस करेंगे और उस रिसर्च करेंगे, तभी हमारी जो नीचे की शिक्षा सारी प्राइमरी, जूनियर या जूनियर हाई स्कूल की बात करें, उसमें सुधार आ सकता है। क्योंकि जो रिसर्च हम जो भी टीचर्स हमारे इंटर लेवल के हैं या ग्रेजुएशन लेवल के, वो रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन जो पीजी कर चुके हैं या उसके बाद रिसर्च करना चाहें तो वो रिसर्च कर सकते हैं। वही रिसर्च जो है उसमें जो भी रिजल्ट आएंगे उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारा जूनियर लेवल पे, इंटर लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे। उनको अच्छी फंडिंग होनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। फेलोशिप मिलेगी तभी तो आसानी से रिसर्च कर पाएंगे और उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कही गई कि शोध पर ध्यान दिया जाए। शोध से हमें पता चलता है कि किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से नई तरीके, कौन कौन से नए मेथड हैं जो हम इम्प्लीमेंट करके अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो अगर हमें शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें क्या, निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। तो ये भी रिकमेंडेशंस थी नामवर समिति 1990 की कि हमें रिसर्च पर फोकस करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। उसके बाद था सेवाकालीन प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग। ये सभी ने कहा, कल भी हमने बात की थी कि जो सर्विस कर रहे हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकें और आगे अपने ज्ञान को मॉडर्न कर सकें या अद्यतन कर सकें, अपडेट कर सकें। 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 उसने भी कहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कहती है कि 6% शिक्षा का टोटल बजट का हमारा जो है हमें शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। और हमारा जो राममोहन समिति 1990 ये भी कहता है कि 6% जीडीपी का एजुकेशन पर आप खर्च करें। अब उसके बाद है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 ने हायर एजुकेशन में क्या क्या कहा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर बल। जैसा कि राधा कृष्ण आयोग ने कहा था एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और स्किल पर बल, तो इसने भी यही कहा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे बल देना चाहिए। तो रिसर्च पे तो फोकस करना ही करना है। जब भी बात हम करेंगे हायर एजुकेशन की, कोई भी आयोग हो, कोई भी कमेटी हो, तो हायर एजुकेशन में रिसर्च की बात तो जरूर करेगा, क्योंकि रिसर्च के बिना हायर एजुकेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब तक हम उसमें नए नए अनुसंधान नहीं होंगे तब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये कॉमन पॉइंट है, आप सभी में इसको ऐड कर सकते हैं। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर बल, ठीक है। अनुसंधान करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम समस्याएं हमें टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड आ रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आ रही हैं, उनको हम देखें और उसमें सुधार करें। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन, एनआरएफ का गठन करना चाहिए, जैसा कि नई शिक्षा नीति में किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन करना चाहिए, जिससे क्या है, हम देख पाए कि हमारे यहाँ कितनी रिसर्चेज हो रही हैं, उसको फंडिंग कैसे करनी है। एक अलग से आयोग होना चाहिए जो किस पे आधारित हो, केवल रिसर्च पे ही फोकस करता हो। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें तो इसने किस पे फोकस किया, रिसर्च पे फोकस किया जाना। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, जब रिसर्चेज होंगी, सब कुछ काम होगा, तो हमारी शिक्षा प्रणाली अपने आप मजबूत हो जाएगी। समावेशी विकास, समावेशी विकास में सभी का विकास करना है। ये नहीं कि हमें एक फील्ड में ही करना है, सभी के साथ मिलजुल कर काम करना है, सभी का विकास करना है। ठीक है जी। उसके बाद है 50 नए राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना। अब बात कर रहे हैं 2007 की, जिन्होंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 50 जो 50 नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करें आप, कम से कम 50 नए नेशनल यूनिवर्सिटीज आप स्थापित करें, जिससे हम उच्च शिक्षा प्रचार और अच्छे से कर सकें, पूरे देश में उच्च शिक्षा का विकास हो सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण की बात सब जगह की जा रही है, तो हमारी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करे और हमें रोजगार के लायक बनाए। उसके बाद है यशपाल समिति 2009। हम लोगों ने यशपाल समिति में
एक दिन उस दिन पढ़ी थी, जो कल पढ़ी थी हम लोगों ने, वो थी 1993, जो हमने टीचर एजुकेशन में पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं यशपाल समिति 2009, वो थी लर्निंग विदाउट बर्डन, और उसने टीचर एजुकेशन पे फोकस किया था। आज की जो हमारी है वो है यशपाल समिति 2009, जिसने किस पे फोकस किया? हायर एजुकेशन पे। अगर आपसे पूछे कि हायर एजुकेशन से संबंधित कमेटी कौन सी है, यशपाल समिति में 1993 है या 2009 है, तो 2009 जो है वो हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित है, और बहुत सारे रिकमेंडेशन, सिफारिशें इस कमेटी ने दी थी, तो उस पे बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कहीं भी आपके काम आ सकता है। सबसे पहला उच्च शिक्षा का नवीनीकरण। उच्च शिक्षा का नवीनीकरण होना चाहिए। बहुत पुरानी जो शिक्षा चली आ रही उसको नए ढांचे में ढालना चाहिए हमें, और कहीं ना कहीं जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तो कोई ना कोई रिकमेंडेशंस इनकी इसमें ऐड की गई होंगी, उसी के आधार पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। अब इन्होंने ये सुझाव दिया, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हमको बंद कर देना चाहिए, उनका कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई ऐसी सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए। और आईआईटी और आईआईएम को पूर्ण विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। जो आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, इनको एक फुल फ्लैश्ड यूनिवर्सिटीज बना देना चाहिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। निजीकरण का विरोध, अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो 1980-90 का दशक था, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया कि निजी विद्यालय खोलें, शिक्षा का प्रसार हो, ये सब हो। अब यहाँ पे यशपाल समिति क्या कर रही है? निजीकरण का विरोध होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिग्रियां बांट रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, ये क्वालिटी को कम कर रहे हैं। तो निजीकरण का विरोध किसने किया? यशपाल समिति 2009 ने इसका विरोध किया था। उसके बाद है एमसीआई। एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छोड़कर। देखिए, बार काउंसिल और एमसीआई जो है वो अलग हैं। ठीक है, उन पे यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं या थोड़े उनका डिफरेंस है, उन पर ज़्यादा जो रहता है ना फोकस, वो बीसीआई का बार काउंसिल का ही रहता है लॉ पे, और मेडिकल काउंसिल का इस पे रहता है। यूजीसी से थोड़ा अलग चीज़ें हैं ये। इनको छोड़कर सभी व्यावसायिक निकायों को निरस्त कर देना चाहिए। इनको छोड़कर जितने भी वोकेशनल एजेंसीज हैं उनको जो है निरस्त कर देना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन थी किसकी? यशपाल समिति 2009। नए संस्थानों के मानक और पात्रता मानदंड करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय प्राधिकरण होना चाहिए। IRAHE की स्थापना की जानी चाहिए। एक क्या है? एक फ्री स्वतंत्र नियामक निकाय होना चाहिए, जो नए संस्थानों की मानक और पात्रता मानदंड तय करे कि ये लोग मानक लेने के एलिजिबल हैं या नहीं है, और उनकी पात्रता का निर्धारण करेगा। अगला है उच्च शिक्षा संस्थान सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षित करें। जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो हर लेवल पे, प्राइमरी, जूनियर, हायर एजुकेशन पर भी टीचर्स को ट्रेंड करते रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो यशपाल समिति 2009 है, वो किस पे फोकस करती है? हायर एजुकेशन पे फोकस करती है, मेनली हायर एजुकेशन पे करती है। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना। लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी और होनी चाहिए हमारे देश में। इसमें क्या है? सभी लोग मिलजुल कर काम करें, कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक, ये हो गया आपका। अब इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर है हमारा, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम 6 पॉइंट में समझेंगे। 6 पॉइंट में समझेंगे। ये पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, नोट करिएगा आप लोग। पहले तो ये क्या है? ये भारत की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको फंडिंग देता है रूसा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, उद्देश्य। रूसा का एम क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप? राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में सुधार करना। इसका पहला उद्देश्य क्या है? जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें क्या करना है? नवाचार, इनोवेशंस लाना है। ठीक है, और रिसर्च करानी है, और शिक्षा में सुधार करना है। एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन में सुधार। ठीक है, सुधार करना है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में सुधार करना। अब आगे है अनुदान, ग्रांट। पहला तो उद्देश्य हो गया पॉइंट, दूसरा क्या? अनुदान, ग्रांट क्या देना है?
केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त पोषण उपलब्ध कराना। देखिए दूसरा इसका अनुदान क्या है, मतलब इसका जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसका मेन काम क्या फंडिंग का है, लेकिन फंडिंग किसको किस लिए करेगा, उद्देश्य क्या है, जिसमें शिक्षा अनुसंधान और नवाचार में सुधार लाया जा सके, उसी को ये फंडिंग करेगा। फंडिंग में सामान्य श्रेणी के राज्य जो है उनको 60/40, 60 केंद्र देगा, 40 राज्य देगा। विशेष श्रेणी के राज्य हैं 90 स्टेट देगा, 10 राज्य देगा। केंद्र शासित में 100% जो है वो स्टेट राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, बीच में इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो मुझे क्लास को ब्रेक करना पड़ा। पहला क्या उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हो गया, फिर है अनुदान। अनुदान किस प्रकार से देना है, जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनको 60% गवर्नमेंट देगी, 40% राज्य देगा। विशेष श्रेणी के राज्य को 90% गवर्नमेंट देगी, 10% राज्य देगा। और जो केंद्र शासित है टोटल 100% कौन, राज्य केंद्र ही देगा। ठीक है, चलिए पहला हम हो गया हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, शिक्षा अनुसंधान नवाचार में सुधार करना। और दूसरा क्या, अनुदान। अनुदान हमने बता दिया कितना कितना देगा गवर्नमेंट। फिर है निगरानी। निगरानी कैसे करेंगे, तो केंद्रीय योजना मूल्यांकन बोर्ड और राज्य सरकार योजना की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करती हैं। जो केंद्रीय योजना मूल्यांकन बोर्ड है और राज्य सरकारें योजना की शैक्षणिक, प्रशासनिक मतलब योजना शैक्षणिक रूप से लागू हो रही कि नहीं हो रही है, प्रशासनिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करती है। ठीक है, उद्देश्य, अनुदान, निगरानी, 3 पॉइंट हो गए। फिर है पात्रता। पात्र कौन होंगे, एलिजिबल कौन होगा, किसको हम ग्रांट दें, तो इन्होंने कहा है नैक ए ग्रेड, नैक से ए ग्रेड होना चाहिए, या एनबीए स्कोर वाले। एनबीए मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनको एनबीए स्कोर मिलता है। अगर अच्छा एनबीए स्कोर है उनको वित्त पोषण के पात्र होंगे। सभी को नहीं ग्रेड देगा रूसा, किसको देगा, जो नैक ए ग्रेड होंगे या एनबीए अच्छे स्कोर वाले होंगे वही पात्र होंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए, उद्देश्य, अनुदान, निगरानी, पात्रता। फिर है परिणाम, आउटकम्स क्या होंगे। अब हम यहाँ पे आउटकम्स की बात करें, परिणाम की बात करें, तो पुस्तकालयों एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को उन्नत करना। ठीक है, जो हमारा लाइब्रेरी है, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पे हम जो भी हमें फंड मिलेगा वहाँ पे लगाना है, उनको अपडेट करना है। और स्वायत्त कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेजों को बढ़ावा देना है। जो ऑटोनोमस हैं और अपने करिकुलम, अपनी सारी स्ट्रेटजी खुद ही बनाते हैं, उनको। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का गठन जैसी गतिविधियों को शामिल करना। क्लस्टर मतलब समूह में जो यूनिवर्सिटियां काम करेंगी उनका गठन करना, ऐसी गतिविधियां उसमें शामिल होंगी। ये इसके होंगे आउटकम्स, परिणाम होंगे। उसके बाद है अवधि, जो ड्यूरेशन कब तक रूसा लागू रहेगा, ये है 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ठीक है, ये था रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर से रिपीट कर लेते हैं, उद्देश्य क्या है, शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में क्या करना है, वित्त पोषण देना है, सुधार करना है। दूसरा क्या, अनुदान देना है, किस प्रकार राज्यों को देना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 60/40, 90/10 और 100% के रेशो में करना है। निगरानी करनी है, किसकी निगरानी करनी, मूल्यांकन बोर्ड करेगा, राज्य सरकारों की योजना शैक्षणिक और प्रशासनिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करेंगी। ठीक है, कि जो हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसी हो रही है और जो हमने पैसा फंड दिया है वो कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस हम करते हैं। फिर हो गया पात्रता, फिर परिणाम, फिर अवधि। तो 6 पॉइंटों में हम लोगों ने समझा है रूसा को। अब बात करेंगे एनईपी 2020, राष्ट्रीय एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका भी हायर एजुकेशन में अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी कई सालों बाद जो है ये शिक्षा नीति आई है और जितनी भी कमेटीज अभी तक बनी हैं उन सभी का एक निचोड़ या उनके जो सुझाव हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले है हमारा जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, कितना हो जाना चाहिए 2035 तक। 50% का लक्ष्य रखा गया कि जो भी 50% बच्चे हमारे आएंगे +2 करके, या उनका ग्रेजुएशन में 50% बच्चों का नामांकन करना होगा। 3.5 करोड़ सीटें जोड़ना, जो स्नातक लेवल पे है 3.5 करोड़ सीटें नई जोड़ेंगी हायर एजुकेशन में, किसके द्वारा, NEP 2020 के द्वारा। बहुविषयक बनाना, इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। बहुविषयक का मतलब है कि हम ये जो मतभेद चलता है ना, साइंस आर्ट, ये चीज़, इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम का बच्चा जो है
अदर सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं जो साइंस से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आर्ट का सब्जेक्ट एक, जैसे राजनीति विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट वो दे रहे हैं। उसके बाद विषयों में लचीलापन, वही बात आ गई, विषयों में लचीलापन, आप अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो अभी भी चल रहा है मॉडर्न में, कि आपने अगर कोई कहीं पर पढ़ाई की है तो आपके क्रेडिट निश्चित है, 1 साल आपने अगर पढ़ाई की है फिर पढ़ाई छोड़ दी है तो आप कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके क्रेडिट वो ऐड हो जाएंगे, आप वहीं से आगे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जितने क्रेडिट उस डिग्री के लिए बनाए गए, मानक बनाए गए, उतने क्रेडिट आप अगर ले लेते हैं तो आपको वो डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 1 साल 2 साल पढ़ाई की है तो वो आपके क्रेडिट वेस्ट नहीं जाएंगे। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। एनआरएफ की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है जो है 20 शिक्षा नीति के द्वारा, जो है क्या है कि हमारी रिसर्च के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी, उसके लिए फंडिंग देगी। उच्च शिक्षा में एकल नियामक की स्थापना, एकल नियामक होगा उच्च शिक्षा में और सभी चीजें वहीं से ही रेगुलेट की जाएंगी। 4 वर्षीय स्नातक जो आप लोग अभी भी सुन रहे हैं, आप लोग जान भी रहे हैं कि अगर 3 साल तक हम 75% के साथ ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो हमें रिसर्च के साथ डिग्री लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें हम 4 वर्षीय स्नातक करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब वोकेशनल एजुकेशन। अब देखिए एक पेपर वोकेशनल होने लगा है सभी में, भले बच्चे उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से एग्जाम दे रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड एक पेपर को ऐड किया गया है जो हर सेमेस्टर में एक वोकेशनल पेपर होता है, उसको इसीलिए लागू किया गया कि आप वोकेशनल पेपर दें और उसके बाद आप उससे संबंधित जो भी आप सीखेंगे उसको आप अपने जीवन में लागू करके या उससे कोई रोजगार आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो वोकेशनल विषय को शामिल किया गया है, वोकेशनल शिक्षा को शामिल किया गया है एनईपी 2020 में। संस्थागत स्वायत्तता और निर्णय लेने के लिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब इन्होंने भी ये बात कही, जैसे कॉलेज कुछ करना चाहे, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना है, फिर एफिलिएशन लेना, इन चीज़ों को इन्होंने कहा कि एक ऑटोनोमस बॉडी बना देना चाहिए कॉलेज को, वो खुद निर्णय ले सके, और जो हमारी हायर एजुकेशन उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे एक केंद्र यूजीसी से उसकी तरह केंद्रीकरण हटा के विकेंद्रीकरण कर दें, उसका पावर है अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को बांट दें कि ऑटोनोमस हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है रणनीति जवाबदेही, पारदर्शिता और नियामक प्रणालियों को बढ़ावा देना। रणनीति जवाबदेही, ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी हम काम करें सबके सामने सबको पता हो, और नियामक प्रणालियों को बढ़ावा देना, जो भी हमारी रेगुलेटरी प्रोसेस हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम और आगे बढ़ाएं, नए नए रेगुलेशंस इसमें लेकर आते रहें। विदेशी विद्यालय भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देना, जो हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एजुकेशन शिक्षा नीति में कहा गया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो अपना कैंपस हमारे देश में खोल सकती हैं, जिससे क्या होगा, हमारी शिक्षा का वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा और हम अच्छी शिक्षा ले सकेंगे, जो वहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे वो हम भी सीख सकते हैं, तो वहाँ की नॉलेज हमारे पास आएगी तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। इसी पॉइंट को देखते हुए क्या है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि विदेशी विद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर है छात्रों को विविध विषयों और विशेषज्ञता का पोर्टफोलियो प्रदान करना। छात्रों को विविध विषयों, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अन्य अलग अलग विषयों का क्या है, और विशेषज्ञता का पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब होता है कि एक संकलन, एक रिकॉर्ड होता है, तो वो हमें देखने को मिलना चाहिए और डिफरेंट विषय हमारे पास होने चाहिए और उसमें क्या क्या काम हो चुके हैं उसका पोर्टफोलियो हमारे पास होना चाहिए, जिससे क्या है उसको हम देखकर समझकर अपनी इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जब हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज आएंगे, तभी हम उनको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हायर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ब्रीफ में फिर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राधा कृष्णन कमीशन, उसके बाद एनईपी 1986 जिसने क्या शिक्षकों के बारे में, शिक्षण के बारे में और शिक्षा गतिशील बनाने के बारे में बात की। उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने किस पे फोकस किया, इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे फोकस किया, शिक्षा को उत्कृष्ट प्रासंगिक बनाना चाहिए, समता गुणवत्ता होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना चाहिए, एनसीटी, एससीईआरटी, नैक, नवोदय विद्यालय पे फोकस किया इन्होंने। नाममूर्ति समिति 1990 जिसके बारे में मैंने तो आपको बताया था, इसने कोई रिव्यू किया था 1986 का, जो भी इसमें कमी है, नई चीज़ों को ऐड करना, उन्होंने ऐड करने की कोशिश की थी, यूजीसी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 जो ज्ञान से संबंधित है, इसने क्या क्या अनुसंधान प्रौद्योगिकी बल होना चाहिए, एनआरएफ की स्थापना होनी चाहिए।
समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, 50 नए राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। यशपाल समिति 2009 पूरी तरह से उच्च शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने कहा उच्च शिक्षा का नवीनीकरण होना चाहिए, आईआईएम और आईआईटी और आईआईएम को पूर्ण विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। निजीकरण का विरोध किया इन्होंने, एमसीआई बीसीआई को छोड़कर सभी क्या है, सभी व्यावसायिक निकायों को निरस्त कर दिया जाए, नए संस्थानों के मानक पात्रता मानदंड तय किए जाएं। ठीक है, ये हो गया आपका यशपाल समिति 2009 जो पूरी तरह से उच्च शिक्षा से संबंधित था। रूसा में आपने पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा इसका, अनुदान, निगरानी, पात्र कौन होंगे, परिणाम क्या होगा, अवधि क्या होगी, 2026 तक लागू रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा एनईपी 2020, इसमें ग्रॉस रेशो कितना होना चाहिए, 2035 तक 50% होना चाहिए, 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना है, भविष्य होना चाहिए, विषय में लचीला बनना चाहिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन्होंने कहा, एनआरएफ की स्थापना की, 4 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अगर आपको कोई और नई चीज मिलती है तो इसमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपने सजेशन दें। तो हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 30-31 मिनट की हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को एक और बात कहनी जो मैंने किसी भी क्लास में नहीं कही, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप आगे सेंड करें और भी किसी के काम आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।